हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस में पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट होगा। 4 फैलेसीज आज हम डिस्कस करेंगे, यानी 4 तरीके के डिफेक्ट्स देखेंगे जो कि आर्ग्यूमेंट में हो सकते हैं। डिफेक्ट्स या फैलेसीज हम क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारी रीजनिंग को हमें बेहतर करना है, आर्ग्यूमेंट्स को इवेल्युएट करना है और डिसीजन टेकिंग जो हमारा होना चाहिए और बेहतर हो सकता है इससे। क्रिटिकल रीजनिंग में ये 3 फंडे बहुत ज़रूरी हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। लास्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था अपील टू पिटी, अपील टू फोर्स एंड अपील टू पीपल, और पार्ट 2 में किया था अपील अगेंस्ट अ पर्सन, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अ पर्सन। ये हमने डिस्कस किए थे। इसका डिटेल वाइज अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लास्ट पार्ट ऑफ फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस करेंगे। इसमें भी लगभग 4 डिफेक्ट्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहली फैलेसी कौन सी है। ये है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है एक्चुअली में, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट आपके सामने दिया होगा तो वहां पर एक जनरल रूल को मिस अप्लाई कर दिया जाएगा एक स्पेसिफिक कॉज के लिए। ठीक है, यानी जो चीज एक जनरल रूल होता है वो मिस अप्लाइड होगा। अब कैसे मिस अप्लाई होगा? क्योंकि पर्टिकुलर केस पे वो अप्लाई नहीं हो सकता, सिंपल। और ये हम कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है। अब यहाँ फिर से हमारे मिस्टर एक्स सामने आएंगे। मिस्टर एक्स स्पीचेस इंस्टिगेटेड रियॉट इन द एरियाज, यानी मिस्टर एक्स ने कुछ ऐसा कथन या ऐसा कुछ वाक्य बोला है जिसकी वजह से जो हमारा एरिया है, हमारे इलाके में दंगे हो गए। अब कुछ लोगों ने यहाँ तर्क दिया है कि मिस्टर एक्स शुड नॉट बी अरेस्टेड बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटीड इन द आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक जनरल रूल है, ये हमें पता है कि हमारे पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में जब हम रहते हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसका हमें कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट्स के थ्रू पावर दिया गया है। पर वहां पर जब भी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो एक क्लॉज आता है जो बंडल करता है हमारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वहां पर आपको फ्री स्पीच का तो राइट दिया गया है, बट साथ ही साथ आप इन पर्टिकुलर चीज़ों को एक्सेप्शंस भी मान के चलेंगे। यानी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, आप डिफेमेशन किसी का नहीं कर सकते, आप कुछ ऐसा इंसाइटमेंट नहीं कर सकते या इस तरीके का बिहेवियर नहीं कर सकते जिससे लोग दंगे फैला सकें। यानी पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है या देश की सिक्योरिटी से या सॉवरेनिटी से प्रॉब्लम आती है, पीस से आती है, वो चीज़ें आप नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस है हमारे ऊपर और ये बिल्कुल जस्टिफाइड भी हैं और ये दिए भी गए हैं। यानी कि जब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है तो उसके पीछे और बहुत से ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसको हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो जब एक जनरल रूल को आप मिस अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली एक जनरल रूल दिया गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो गारंटीड है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पर आपने मिस अप्लाई करके एक स्पेसिफिक केस के लिए उसको ये ठहरा दिया कि ये सही है। अब इस तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट होगा तो हम लॉजिकल माइंड से क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ पर एक मिस्टेक है, और वो है मिस्टेक एक्सीडेंट की। एक्सीडेंटली आपने एक जनरल रूल को अप्लाई कर दिया एक स्पेसिफिक केस के लिए। आई होप इस फैलेसी को आप समझ पा रहे हैं। चलिए यहाँ से क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट फैलेसी की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैलेसी है ये, इसको बोलते हैं स्ट्रॉमैन। इसका नाम रखा गया है स्ट्रॉमैन। जैसे होता है ना, आपको जब कोई स्ट्रॉमैन बना करके अगर आपको कोई गुस्सा आ रहा हो तो आप उसको पंच करके गिरा सकते हो, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी जो आर्ग्यूअर होगा, ठीक है, वो अपने ओपोनेंट का को किसी तरह डिस्क्रेडिट करेगा, उसको उसके जो आर्ग्यूमेंट को डिस्टॉर्ट करेगा और अपने कंक्लूजन को पोज करने की कोशिश करेगा। वो कुछ ऐसा महसूस कराएगा आपको कि आप गलत बोल रहे हैं और आपको बिल्कुल रेफ्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से सिरे से नकार दिया जाएगा आपके आर्ग्यूमेंट को। चलिए ओपोनेंट का क्या मतलब है यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। बहुत ही स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल लिया गया है। द फैक्ट्री वर्कर्स हैव साइंड अ पेटिशन आर्ग्यूइंग फॉर बेटर वेंटिलेशन ऑन द वर्क प्रीमाइस। जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने एक पेटिशन साइन करी कि हमें एक बेटर वेंटिलेशन चाहिए अपने वर्क प्रीमाइस में। अब ये एक ओपोनेंट के सामने की बात है, सामने वाला क्या तर्क देता है उस चीज के लिए? अनफॉर्चुनेटली एयर कंडीशनिंग इज एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर उन्होंने एयर कंडीशनिंग को बोला कि वो एक्सपेंसिव होती है। Air ducts would have to be run throughout the factory and a massive heat exchange unit installed on the roof. Also, the cost of the operating such a system during the summer would be astronomical. In view of these considerations, the petition must be rejected. अब opponent ने यहाँ पर आपके conclusion को पूरी तरीके से reject किया
आपके जो आर्ग्यूमेंट था उसको पूरी तरह डिस्टॉर्ट किया और अपना कंक्लूजन ये पेश किया कि पेटिशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, एयर कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, एयर डक्ट्स वहाँ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्या फैलेसी यहाँ दिख रही है आपको? बिल्कुल क्लियर फैलेसी है यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर दिखेगी आपको फैलेसी। फैलेसी ये होगी कि क्या एयर डक्ट्स ज़रूरी हैं बेटर वेंटिलेशन के लिए? क्या एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता है वेंटिलेशन के लिए? जी नहीं। आपको वेंटिलेशन अगर देना है तो आप बड़े बड़े विंडोज़ भी लगा सकते हैं और बड़े बड़े पंखे भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर एयर कंडीशनिंग की सुविधा प्रोवाइड करें और उससे वेंटिलेशन आ जाए। यानी जो तर्क दिया, जो रीज़न दिया आपने, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया आर्ग्यूमेंट को और पूरी तरीके से उसको रेफ्यूट कर दिया, किसी तरह उसको नकार दिया आपने। यानी कि एक स्ट्रॉमैन बनाया आपने यहाँ पर। जब आप सारी कहानी बता रहे थे एयर कंडीशनिंग से एयर डक्ट्स वाली कहानी आपने जो बनाई, वो एक तरीके का स्ट्रॉमैन बनाया और नॉक ऑफ कर दिया आपने उसको गिरा दिया मुक्का मार के। यानी कि जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर सामने ओपोनेंट ने दिया था वो बिल्कुल क्लियर ये था कि सिर्फ एक पेटिशन साइन की गई थी बेटर वेंटिलेशन के लिए, लेकिन आपने उसको तोड़ मरोड़ करके किसी तरीके से रिजेक्ट करने का एक बहाना बनाया कि एक्सपेंस बढ़ जाएंगे क्योंकि एयर कंडीशनिंग बहुत महंगी होती है। तो वेंटिलेशन करना ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एयर कंडीशनिंग से करें। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ पा रहे हैं, इस फैलेसी को आप समझ पाए। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या डिफेक्ट्स हैं। हाँ, यही जब आप बुक में पढ़ते हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉमैन फैलेसी में ऐसा ही कुछ होता है कि यहाँ पर जो ओपोनेंट का जो पोजीशन है, एक तरीके से उसकी क्रेडिबिलिटी को आप डिस्टॉर्ट करते हो और अपना कंक्लूजन पोज करने की कोशिश करते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैलेसी की ओर। यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट फैलेसी है मिसिंग द पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी एक तरीके का स्पेशल फॉर्म ऑफ इररेलेवेंस है, आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है। अब ये किस तरीके से इररेलेवेंट हो जाता है? यहाँ पर जो प्रीमाइसेस होंगे, ठीक है, वो एक्चुअली में किसी कंक्लूजन ए को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो कंक्लूजन होगा वो कुछ और होना चाहिए, पर आपने पोज कर दिया कुछ और, यानी कि आप मिस कर गए पूरा का पूरा पॉइंट। जो कंक्लूजन पोज होना चाहिए था वो ना पोज होकर के कंक्लूजन बी पोज हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से बेटर आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर बोला गया है सोशल जस्टिस इज ऑफन अब्यूज्ड इन होल डेमोक्रेटिक सिस्टम। पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में ज़्यादातर सोशल जस्टिस के बारे में ध्यान न देकर के उसको एब्यूज़ किया जाता है। ये आपने एक तर्क दिया और उसका एक कंक्लूजन पोस्ट करने की कोशिश करी कि देयरफॉर द होल डेमोक्रेटिक सिस्टम शुड बी एबॉलिश्ड, यानी कि पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को एबॉलिश कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एक खामी है कि सोशल जस्टिस का ऑफन अब्यूज़ होता है। काफ़ी अगर आप देखो तो इररिलेवेंस है यहाँ पर दोनों बातों का। क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई खामी है तो उसको दूर करने के बजाय डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही दूर कर दो आप? यानी कि कंक्लूजन कुछ और होना चाहिए था। आपको एक सोल्यूशन पोज करना चाहिए था जो कि सोशल जस्टिस के लिए स्पेशल प्रोविजंस दे अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ना कि पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही हम एबॉलिश कर दें। यानी कि जो प्रीमाइस था वो एक्चुअली में कंक्लूजन ए मांग रहा था, लेकिन आपने दिया कंक्लूजन बी, यानी देयरफॉर के आगे जो आपने कंक्लूजन बी दिया है वो बिल्कुल इररेलेवेंट है प्रीमाइसिस से, और अब पूरा पूरा पॉइंट आप मिस कर गए। इसको हम लैटिन में बोलते हैं इग्नोरेशियो एलेंचाए। यहाँ पे दिया भी है मैंने, काफ़ी सारे आप देखोगे एग्जाम्पल्स तो वहाँ पर आपको मिसिंग द पॉइंट की प्रीमाइस जल्दी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो पोज होने के बजाय कुछ और ही पोज हो जा रहा है। आई होप आप समझ पाए इस फैलेसी को भी, इस तरीके के डिफेक्ट्स को। ठीक है, बहुत ही वेग कंक्लूजन यहाँ देखने को मिलेगा आपको, इसलिए इसको बोलेंगे मिसिंग द पॉइंट। ठीक है, चलिए यहाँ से भी क्लियर करते हैं और हम बढ़ते हैं आज की आखिरी फैलेसी की ओर, जिसको हम बोलते हैं रेड हेरिंग। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी हद तक जो फैलेसीज या आर्ग्यूमेंट दिया होगा वो मिसिंग द पॉइंट से मिलता हुआ होगा, यानी इग्नोरेशियो एलेंचाई। लेकिन डिफरेंस स्लाइड सिर्फ छोटा सा होता है कि यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन न पोज करके आप सब्जेक्ट ही बदल देते हो, यानी जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आप ऑफ ट्रैक ले जाते हो और कुछ और ही कंक्लूजन पोस्ट कर देते हो। ये भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर फैलेसी देखने को मिल जाएगी बहुत आसानी से, क्योंकि सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा। जो भी आर्ग्यूअर ने बोला है उसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट आर कंटिन्यूसली हार्पिंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ द न्यूक्लियर पावर। एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो न्यूक्लियर पावर को लेकर के थोड़े चिंतित हैं और उसके डेंजर्स को पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस नो मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम। अब यहाँ पर बात इलेक्ट्रिसिटी की होने लगी, यानी पूरा का पूरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया आपने। एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इलेक्ट्रोक्यूटेड बाय एक्सीडेंट। सिंस मोस्ट ऑफ दीज एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस, दे कुड बी अवॉइडेड इफ पीपल वुड हैव जस्ट एक्सरसाइज द ग्रेटर कॉशन।
यानी कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी, आपने न्यूक्लियर पावर की बात करना शुरू की थी, एनवायरमेंटलिस्ट ने उसके बारे में क्या डेंजर्स पोज किए उसके बारे में बात की थी, लेकिन अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने लग गए। यानी कि एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मिसिंग दी प्रीमाइस, मिसिंग दी पॉइंट है, बिल्कुल क्लियरली दिखता है। इग्नोरेशियो एलेंचाई का काफ़ी हद तक क्लोज एसोसिएट है ये। हालांकि ये बहुत रेयर दिखने को मिलेगी रेड हेरिंग आपको, बिल्कुल ही एम्बिगुअस एक तरीके का डिफेक्ट है आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही आपने चेंज कर दिया। आई होप ये 4 फैलेसीज आपको समझ में आई हो। काफ़ी इररेलेवेंट बातें थी और ये चारों इररेलेवेंस आप स्पेशल नेम दे सकते हो इनका, जैसे मैंने दिया एक्सीडेंट, रेड हेरिंग, स्ट्रॉमैन, ठीक है, मिसिंग द पॉइंट, इग्नोरेशियो एलेंचाई। इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं पूरा का पूरा ये फैलेसी ऑफ रेलेवेंस का सब ग्रुप, और नेक्स्ट मैं लाऊंगा फैलेसी ऑफ वीक इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो हमने किया है इसको मैं अगर समअप करूं पूरा का पूरा, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर जो प्रेमाइसिस और कंक्लूजन दोनों ही साइकोलॉजिकली तो फॉलो दिखते हैं, इमोशनली तो फॉलो होते हुए दिखते हैं, बट लॉजिकली वो नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, लॉजिकली वो अनफॉलो हो जाएंगे। आई होप आपको ये चारों फैलेसी समझ में आई। मैंने पाइलॉन नहीं किया, मैं चाहता तो सारा का सारा फैलेसी एक सब ग्रुप एक साथ क्रिएट करता, बट मैंने ऐसा नहीं किया। उसका रीज़न है ताकि मैं पाइलॉन ना करूं। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट सब ग्रुप, लेकिन उससे पहले भी मैं एक एक्सरसाइज लाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ही मुझे कमेंट करके बताना होगा कि कौन सी फैलेसी इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में है, ताकि मैं पहचान सकूं कि आप अब आर्ग्यूमेंट पहचान पा रहे हैं और उसको इवेल्युएट भी कर पा रहे हैं, और ये भी बता पा रहे हैं कि उसमें कौन सी फैलेसी है। टिल देन आप पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद।